नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा पॉडकास्ट भूपास में, जहां हम धरती के रहस्यों और उसके इतिहास को टटोलते हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही खास, विशाल और रोमांचक है। आज हम बात करेंगे अखंड भारत के भूगोल की, और इस महाद्वीप के चप्पे चप्पे को समझने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने भूगोलवेत्ता डॉक्टर विक्रम। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्ते रोहन, और हमारे सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। आज का विषय वाकई में बहुत दिलचस्प है। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हम केवल आज की राजनीतिक सीमाओं की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक विशाल टेक्टोनिक प्लेट और एक सांस्कृतिक भौगोलिक इकाई की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर विक्रम, हमारे श्रोताओं के लिए सबसे पहले ये स्पष्ट करें कि भौगोलिक दृष्टि से अखंड भारत की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं। जब हम आंख बंद करके इसे इमेजिन करें तो हमें क्या दिखना चाहिए? रोहन, अगर आप अंतरिक्ष से इस भूभाग को देखें तो प्रकृति ने इसे बहुत ही स्पष्ट सीमाओं से घेरा है। उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला और अफगानिस्तान के ऊबड़ खाबड़ पहाड़। उत्तर में दुनिया की छत यानी पामीर ग्रंथि, काराकोरम और विशाल हिमालय की दीवार जो इसे मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। पूर्व में म्यांमार यानी बर्मा की अराकान योमा पर्वत श्रृंखलाएं और घने जंगल। दक्षिण में विशाल हिंद महासागर, जिसके बीचों बीच मोतियों की तरह श्रीलंका और मालदीव बिखरे हैं। ये पूरा क्षेत्र जो आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार तक फैला माना जा सकता है, एक संपूर्ण भौगोलिक इकोसिस्टम है। वाह, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि प्रकृति ने इस भूभाग को कितनी खूबसूरती से एक किले की तरह सुरक्षित किया है। चलिए उत्तर से शुरू करते हैं। हिंदू कुश और हिमालय का इस पूरे क्षेत्र के भूगोल और जलवायु पर क्या असर है? रोहन, हिमालय और हिंदू कुश केवल पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये इस पूरे उपमहाद्वीप के वाटर टावर और क्लाइमेट कंट्रोलर है। हिंदू कुश की बात करें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। ऐतिहासिक रूप से इसे पार करना बेहद मुश्किल था। इसके बीच से जो रास्ते निकलते हैं, जैसे कि खैबर दर्रा और बोलन दर्रा, इन्हीं रास्तों से सदियों से व्यापारी और आक्रमणकारी आते रहे हैं। और हिमालय हिमालय दुनिया की सबसे नवीन और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका सबसे बड़ा काम है जलवायु को नियंत्रित करना। साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाली जमा देने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोक लेता है। अगर हिमालय ना होता तो पूरा उत्तर भारत और पाकिस्तान एक ठंडा रेगिस्तान होता। इसके अलावा हिंद महासागर से उठने वाले मॉनसून के बादलों को भी हिमालय रोककर इस पूरे उपमहाद्वीप में झमाझम बारिश करवाता है। क्या बात है! मतलब हिमालय हमारा रक्षक भी है और जीवनदाता भी। पहाड़ों की बात हो और नदियों की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। डॉक्टर विक्रम, अखंड भारत की नदियों के तंत्र को आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि नदियां ही तो सभ्यताओं का पालना रही हैं। डॉक्टर विक्रम। बिल्कुल सही कहा रोहन। इस पूरे भूभाग को मुख्य रूप से 3 विशाल नदी तंत्र सींचते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे पहले सिंधु की बात करते हैं। इसका ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व क्या है? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पूरे पाकिस्तान को चीरती हुई अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज पंजाब के उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं। ऐतिहासिक अखंड भारत का ये पश्चिमी हिस्सा खेती और सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र था। और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, मुझे लगता है ये दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ या अलूवियल मैदान है। गंगा उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत, जहां इसे यरलुंग सांगपो कहते हैं, से होते हुए असम की घाटी से गुजरकर बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। रोहन, ये नदियां अपने साथ जो पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, उसी से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। और जब ये नदियां समुद्र में मिलती हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन, जो अपने मैंग्रोव जंगलों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए मशहूर है। पहाड़ों से हम मैदानों में आ गए, लेकिन अगर हम पश्चिम की तरफ देखें तो वहां का भूगोल काफी कठोर है। राजस्थान का थार रेगिस्तान और उसके आगे बलोचिस्तान, इनका क्या महत्व है? पश्चिम का भूगोल एक तरह का प्राकृतिक बफर जोन है।
अरावली पर्वतमाला, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, थार रेगिस्तान को पूरब की ओर बढ़ने से रोकती है। थार रेगिस्तान, जो भारत के राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध में फैला है, एक गर्म मरुस्थल है। लेकिन इसके आगे जब हम मकरान तट और बलूचिस्तान की ओर जाते हैं तो वो एक शुष्क और ऊबड़-खाबड़ पठार है। बलूचिस्तान खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन वहाँ पानी की भारी कमी है और जलवायु चरम है। यानी बलूचिस्तान का जीवन और वहाँ का भूगोल उत्तर भारत के मैदानों से बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। वहाँ नदियाँ बारहमासी नहीं हैं। वहाँ का जीवन मुख्य रूप से खानाबदोश और पशुपालन पर निर्भर रहा है, जबकि मैदानों में कृषि मुख्य आधार है। अब हम मध्य और दक्षिण की ओर चलते हैं। विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ों के पार दक्कन का विशाल पठार है। इस पठारी क्षेत्र की भौगोलिक संरचना कैसी है? रोहन, दक्कन का पठार इस उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और स्थिर भूभाग है। ये करोड़ों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के लावे से बना है, इसलिए यहाँ की मिट्टी काली है, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। इस पठार को दोनों तरफ से पहाड़ियों ने घेर रखा है, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा केंद्र है ना? बिल्कुल। पश्चिमी घाट मानसून की हवाओं से सीधे टकराते हैं, इसलिए वहाँ भयानक बारिश होती है। यहाँ आपको घने सदाबहार जंगल मिलेंगे। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं और पूरे पठार को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए ये सिंधु या गंगा की तरह पूरे साल लबालब नहीं रहती। डॉक्टर साहब, हम अक्सर पश्चिम और उत्तर की बात करते हैं, लेकिन पूर्व की ओर क्या है? असम के आगे म्यांमार तक का भूगोल कैसा है? ये बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है। जब हिमालय पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश पहुंचता है तो वो अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इन पहाड़ियों को पूर्वांचल कहते हैं, जिनमें पटकाई बूम, नागा और मीजो पहाड़ियां शामिल हैं। इनके और आगे है म्यांमार बर्मा की अराकान योमा पर्वतमाला। ये पहाड़ियां इतनी घनी और दुर्गम हैं कि इन्होंने ऐतिहासिक रूप से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक प्राकृतिक दीवार का काम किया है। यहाँ की प्रमुख नदी इरावदी है, जो म्यांमार की जीवन रेखा है। और हमारे द्वीप श्रीलंका और अंडमान निकोबार? श्रीलंका, जिसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है, भौगोलिक रूप से भारतीय प्रायद्वीप का ही विस्तार है, जो उथले समुद्र द्वारा अलग हो गया है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वास्तव में म्यांमार की अराकान योमा पर्वतमाला के ही डूबे हुए शिखर हैं, जो समुद्र के ऊपर आ गए हैं। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और हमारी समुद्री सीमाओं के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर विक्रम, आज आपने जो तस्वीर हमारे सामने खींची है वो अद्भुत है। उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान, घने जंगल, विशाल नदियां और असीम समुद्र, भौगोलिक रूप से अखंड भारत सच में एक पूरी दुनिया है अपने आप में। बिल्कुल रोहन, भौगोलिक विविधता ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति ने इसे एक थाली के रूप में बनाया है, जिसमें अलग अलग तरह के पकवान हैं, लेकिन वो सभी एक ही थाली का हिस्सा है। यहाँ का मॉनसून सिस्टम इस पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोता है। हवाएं, नदियां और पहाड़ आज की राजनैतिक रेखाओं को नहीं मानते, उनका अपना एक अखंड भूगोल है। बहुत खूब। इस शानदार चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विक्रम। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का एपिसोड अखंड भारत के भूगोल पर। उम्मीद है आपको ये भौगोलिक यात्रा पसंद आई होगी।